देखिए, आज का हम लोगों का मैटर ऑफ डिस्कशन रहेगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल में अगर हम लोग सिंपल इस वर्ड की मीनिंग की बात करें तो बजट का सिंपल मीनिंग होता है एस्टिमेशन, मतलब अनुमान लगाना। ठीक है, मन में ये क्वेश्चन उठेगा हम लोग क्यों ये एस्टिमेशन करेंगे, अनुमान क्यों लगाएंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय समझेंगे। एक बार यहाँ पर देख ले रहे हैं कि बजट हम लोगों का कितने तरीके का हो सकता है। तो अगर सम्स के हिसाब से बात करें, आप लोग सम्स देखोगे बुक्स वगैरह में तो आपको बहुत वैरायटी ऑफ बजट मिलेगा। जैसे जब एस्टिमेशन ही करना है, बजट का मतलब ही है एस्टिमेट करना, तो एस्टिमेशन के नाम पे आपको कैश बजट मिलेगा, मतलब कैश का एस्टिमेशन करो। फ्लेक्सिबल बजट मिलेगा, मास्टर बजट मिलेगा, प्रोडक्शन बजट मिलेगा। प्रोडक्शन बजट के साथ आपको परचेज बजट भी मिल सकता है, ओवरहेड बजट मिल सकता है, सेल्स बजट मिल सकता है। तो इतने सारे हम लोग सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट देख सकते हैं। बुक में भी आप कोई भी जाओगे तो आपको ये सारे सम्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख रहे हो कि बजट बेसिकली 4 तरीके का होता है। पहला हमने लिखा कैपेसिटी बजट। कैपेसिटी बजट में हमारा फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट आएगा। दूसरा लिखे हैं कवरेज बजट। कवरेज बजट में हमारा फंक्शनल बजट और मास्टर बजट आएगा। तीसरा हमने लिखा है पीरियड बजट। पीरियड बजट के अंदर हम लोगों का आता है लॉन्ग टर्म बजट और शॉर्ट टर्म बजट। तो पीरियड बजट के अंदर में आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म बजट और शॉर्ट टर्म बजट। ठीक है, और लास्ट एक क्राइटेरिया बजट का बनता है कंडीशन बजट। कंडीशन बजट में भी 2 तरीके के हो जाते हैं। एक हम लोग बनाते हैं इसमें बेसिस बजट और एक हम लोग बनाते हैं करंट बजट। ठीक है, बेसिस बजट और करंट बजट। सम्स के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो एग्जाम में आपको ज्यादातर आते हुए दिखेगा कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट। तो आज का हम लोगों का मैटर ऑफ डिस्कशन रहेगा कैश बजट का। ठीक है, बजट की मीनिंग आपने समझ ली क्या? एस्टिमेशन, मतलब अनुमान लगाना। अगर हम लोग कैश बजट बनाते हैं तो कैश का अनुमान लगाएंगे। और कैश बजट वाला क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज्यादा टफ भी आपको नहीं मिलेगा। क्लास 11 और 12 के क्लासेस में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग कैश बुक बनाते थे, अकाउंट्स करके आए हो। तो कैश बुक बनाने में हम लोग किन किन बातों को ध्यान में रखते थे? सिंपली ध्यान रखते थे कि अगर कैश आया, अगर कैश बुक की बात करें तो बीचों बीच डिवीजन होता था, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग क्या क्या लिखते थे? कैश का अगर कलेक्शन हम लोगों के पास आ रहा है तो हम लोग सिंपली उसको डेबिट साइड में लिख देते थे। और अगर कैश का पेमेंट जा रहा है तो हम लोग उसको सिंपली क्रेडिट साइड में लिख देते थे। और लास्ट में क्या करते थे? डेबिट का सारा कलेक्शन जोड़कर क्रेडिट वाला सारा पेमेंट माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे कि लास्ट में इतना कैश हमारे पास बचा। ये कैश बुक का कॉन्सेप्ट होता था। सेम वही थॉट आपको कैश बजट में भी अप्लाई करना होता है। और वहां पर एक बात हम लोग और ध्यान में रखते थे, शायद आप लोगों के मन में हो, कि कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते थे। मतलब कुछ बाकी बकाया है, ये पैसा अभी नहीं आया, तो उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते थे। सेम वही थॉट आप कैश बजट में भी रखोगे कि अगर मान लीजिए आपका कुछ बाकी बकाया है, उधार बाकी, जो इस महीने में नहीं आया, तो उसको हम लोग कैश बजट में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट में हम लोग जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप एक बात और दिमाग में क्लियर कर लें तो फिर आपको ये एरिया बहुत इजी लगेगा और बहुत ज्यादा आपको टफ सम्स बनाने में फील नहीं करनी होगी। अगर मन में ये प्रश्न आ जाए कि हम लोग कैश बजट का एस्टिमेशन क्यों करते हैं, मतलब क्यों कैश बजट बनाते हैं, बनाने का पर्पस क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप सिंपली समझिएगा, हर व्यक्ति के लाइफ से ये जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। जब हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया था, हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड भी शुरू किए थे। वो बहुत पुरानी बात है, उस समय इतना ऑनलाइन का भागा दौड़ी नहीं था। हम लोग अभी भी व्हाइट बोर्ड मार्कर वाले लोग ही हैं, आप देख रहे हो। और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत हाईली प्रोफेशनल टीचर लोग जो थे वो लोग वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करते थे, और वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड करते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, को बहुत
कम ही न के बराबर हुआ करता था। अभी तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप लोग देख ही रहे हो, देखते ही हो। तो उस समय जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो मैंने बीकॉम स्टार्ट किया और मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि मैं पहले 11-12 से स्टार्ट करूंगा। अच्छी बात है, कर ली। वो सिर्फ 11-12 पे फोकस कर रहा था और मेरी क्लासेस सारी चलती थी। अभी आप सोचो कि 11-12 की क्लास जो चलती है, जनरली आप लोग भी पढ़कर आए हो, उन लोगों का फाइनल एग्जाम मार्च के महीने में नियर अबाउट ऑलमोस्ट हो जाता है ना। मार्च के समय अगर एग्जाम हो गया 12 क्लास का, मान लीजिए, तो 12 के बैच तो ऑफ हो गए। इसके बाद अप्रैल में और जून, कम से कम 3 महीना लग जाता है उन लोगों का रिजल्ट आउट होने में, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने में। तो अगर कोई पर्सन सिर्फ उसी में इन्वॉल्व है, तो क्या होगा कि वो जो 3 महीने का टाइम है, उस समय उसकी मार्केट थोड़ी डाउन हो जाएगी। होगी या नहीं? बड़ा ऑब्वियस है कि अगर आपके मान लीजिए 2-3 बैच 12 वाले निकल गए और आपके पास कोई अदर क्लास नहीं है, सिर्फ एक क्लास बचा है 11 वाला, तो आपका जो वर्क है वो थोड़ा हैम्पर्ड हो जाएगा। किस महीने में? अप्रैल में, मई में और जून में। और जाहिर सी बात है कि जब आपका वर्क हैम्पर्ड होगा तो उस समय आपके कलेक्शन आने भी कम हो जाएंगे, और जब आपके कलेक्शन आने कम हो जाएंगे तो उसका इफेक्ट आपके फिनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी पड़ेगा, है कि नहीं? और यही हो रहा था उसके साथ में। जनरली क्या होता था कि वो अप्रैल, मई और जून के महीने में वो दूसरे से हेल्प लेने के लिए कभी कभी मजबूर हो जाता था। मजबूर इन द सेंस, जैसे उसको जरूरत पड़ जाती थी, बोलता था भाई 10,000 रुपया है तो देना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 2-3 महीने में दे देंगे। समझ रहे मेरी बात? अब सडन आप अगर किसी से पैसा मांग लोगे तो भले ही आपका पैसा, लेकिन सडन जो है ना वो आपको मिलेगा नहीं। फैक्ट फिगर है, आप देखते हो, तुम्हारा ही पैसा है, किसी के पास पड़ा हुआ है, उससे सडन मांग के देखो, बोले अरे भाई अभी सुबह ही दे दिए उसको, अभी तो नहीं है, 2-3 दिन बाद देना। तुम्हारा ही पैसा है लेकिन वो तुमको टालता रहेगा। होता है कि नहीं? तो ऐसे ही अगर मान लीजिए उसके साथ में एक प्रॉब्लम हो जाती थी मई के महीने में, और वो सडन किसी से पैसा मांगता था, उसको जल्दी मिलता नहीं था और उसकी पोजीशन और खराब हो जाती थी। और ये बट ऑब्वियस है, आप समझ रहे हो कि उसका काम कम है, कलेक्शन कम है और उसके खर्चे तो बंधे हुए हैं। जैसे घर का रेंट देना है, या ऑफिस चला रहा है तो ऑफिस का रेंट देना है, सेंटर है तो सेंटर का रेंट देना है, घर के खर्चे हैं, राशन का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, खर्चे तो बंधे हुए हैं और कलेक्शन कम आ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? कैश का क्राइसिस हो रहा है। और कैश के क्राइसिस के कारण जब वो सडन किसी से मांग रहा है तो उसको मिल भी नहीं रहा है कि नहीं? और उसको ये प्रॉब्लम 2-3 महीना फेस करना पड़ता था और कंटिन्यूअस 2-3 साल वो ये प्रॉब्लम फेस किया। और रीजन क्या था? रीजन बस एक ही था कि जो उसने पढ़ा उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया, जो कि हम लोग जनरली करते हैं। आप अगर ये सोचते हो ना कि आप पढ़ाई जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आप पहले जनरेशन ऐसे नहीं हो। सारे जनरेशन में 90% लोग ऐसे ही होते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते कि इसको हमको अपनी जिंदगी में यूज करना है। वो लोग इसलिए पढ़ते हैं, पापा बोल रहे हैं पढ़ ले रहे हैं, कोई काम नहीं है पढ़ ले रहे हैं, घर वालों का प्रेशर है पढ़ ले रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या, ये सोच के पढ़ ले रहे हैं। समझ रहे हैं? लेकिन रियल में जो पढ़ रहे हैं उसको जीवन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जनरली सोचकर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, 10% लोग। जैसे आप कैश बजट पढ़ रहे हो, आप अगर ये सोच के पढ़ो कि इसको जिंदगी में कैसे यूज करना है, तो आपको सिंपल लगेगा। कैश बजट बनाने का पर्पस क्या है, अब आपको समझ में आएगा। जैसे आप सोच लो उसी पर्सन के बारे में जिसके बारे में मैंने बताया, अगर वो जनवरी के मंथ में एक आइडिया क्रिएट कर ले 6 महीने का, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने तक जनवरी में ही क्रिएट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर का आइडिया लगा रहा है, एस्टिमेशन कर रहा है, इसी को बोल रहे हैं बजटिंग। वो एक आइडिया क्रिएट कर रहा है कि आने वाले 6 महीने में मेरे पास कहां कहां से कितना कलेक्शन आएगा और कहां कहां पे कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है? अगर वो ये आइडिया जनवरी के महीने में ही लगा ले तो उसको पता चल जाएगा कि जनवरी में मेरा कैश में कितना कलेक्शन आएगा, कितना पेमेंट होगा और मेरे पास कितना बचेगा। फरवरी में मेरे पास कितना कलेक्शन आएगा, कितना पेमेंट होगा और कितना बचेगा। मार्च में मेरे पास कितना कलेक्शन आएगा, कितना पेमेंट होगा और कितना बचेगा।
अप्रैल में भी यही होगा, मई में भी यही करेगा, जून में भी यही करेगा। और जब वो ये पहले से बना लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मई में हमारे पास कलेक्शन कम आएगा और पेमेंट ज्यादा होगा, और जब पेमेंट ज्यादा होगा तो मेरे पास डेफिसिट हो जाएगी, होगी। जून के महीने में भी मेरे पास कलेक्शन कम आएगा और पेमेंट ज्यादा होगा। जैसे कलेक्शन आया 30,000 का और पेमेंट हमको करना है 45,000, तो हम पहले ही जान जाएंगे कि जून के महीने में 15,000 हम डेफिसिट में जाने वाले हैं। और अगर जैन के महीने में ही हमको ये पता चल जाए कि जून के महीने में हम 15,000 डेफिसिट में जाने वाले हैं, तो जैन से ही हम लोग उसका प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। मेरे कहीं पे पैसे अटके हुए हैं तो वो हम मांगना शुरू कर देंगे, या अगर मान लीजिए वहां से नहीं मिल पा रहा है तो कोई दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे कि हमको 15,000 पहले से व्यवस्था कर लेना चाहिए, जिससे कि जब हम जून के महीने में जाएं तो मेरा काम हैम्पर्ड ना हो, है कि नहीं। और अगर आप मान लीजिए ये प्लानिंग नहीं किए और सीधा पहुंच गए जून में, और उस समय आप देख रहे हो कि आप 15,000 के डेफिसिट में हो, माथा फोड़ते रह जाओगे 10 आदमी के पास में, आपको पैसे जल्दी कहीं से मिलने वाले नहीं है। और जब वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, और फाइनेंशियल क्राइसिस का इफेक्ट बहुत भयानक होता है। घरेलू विवाद इसी से जन्म लेता है, समझे। अब आप बिजनेस के बारे में सोचो कि अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो और सडन आपको पता चले कि इस महीने में आपकी क्राइसिस हो गई है फाइनेंशियल, आपका बिजनेस हैम्पर्ड होगा, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रुक जाएगी। इसलिए क्या है, हर बिजनेसमैन के लिए भी ये जरूरी है कि वो ये प्लानिंग करके रखे आने वाले 3 महीने का, आने वाले 4 महीने का, आने वाले 6 महीने का, कि इस 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में हमारे पास कितना कितना कलेक्शन आएगा और कहां कहां पर हमको कितना कितना पेमेंट करना है। और अगर ये चीज उसको पहले से पता होगी तो वो जान जाएगा कि किस महीने में हम लोग सरप्लस में होने वाले हैं और किस महीने में हम लोग डेफिसिट में होने वाले हैं। अगर हम लोग डेफिसिट में होंगे तो उसकी तैयारी हम लोग पहले से कर लेंगे कि उस पार्टिकुलर मंथ में इतना मेरा डेफिसिट होने वाला है। हम लोग पहले से ये सोच लें कि वो पैसा कहां से इकट्ठा करें, या उस समय भी करेंगे तो कहां से इकट्ठा हो करना है, ये पूरा अरेंज हम लोग पहले से सोच के रख पाए। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि कैश बजट बनाना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्यूचर एस्टिमेशन करते हैं जिससे कि फ्यूचर में हमारे पास किसी भी तरीके का फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइज ना हो। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैश बजट बनाने में हम लोगों को कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। एक सिंपल सा स्पेसिमेन मैंने रखा है। स्पेसिमेन आप समझ सकते हो इलुस्ट्रेटिव है, नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब ये मत समझिए कि इसमें सारा आइटम आ गया, सम्स करने के समय एक दो नया आइटम भी मिल सकता है, लेकिन हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोगों को कलेक्शन लेना है और पेमेंट करना है, तो फिर हम लोग सम्स में भी एक नया पॉइंट आएगा तो उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्पेसिमेन हम लोगों को सम्स में कैसे लिखनी है, कैसे फॉलो करनी है। तो कैश बजट सम्स में एक कंपनी का नाम दिया रहेगा या जिसका बना रहे उसका नाम दिया रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर नाम पहले ऊपर लिख देंगे। नॉर्मल फॉर्मेलिटीज है, जानते हैं आप लोग। कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम, जितने दिनों का बनाएंगे वो हम लोग यहाँ पर डेट लिख देंगे। पार्टिकुलर्स मान लो हम 3 महीने का लिखे हैं, 4 महीने का भी सम से बोल सकता है, 6 महीने का भी बोल सकता है, उतने महीने का कॉलम हम लोग बना लेंगे। हम बना रहे हैं अप्रैल में जून का। सबसे पहले लिख रहा है ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस का मतलब क्या है कि जब अप्रैल में हम लोग शुरू करेंगे तो हमारे हाथ में कितना रुपया कैश था वो यहाँ लिख देंगे, और इसमें सिंपली ऐड करेंगे रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स में क्या क्या पैसा आ सकता है। अब एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमने आपको बताया एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब हम लोग सम्स करेंगे तो सम्स में तो बिजनेस के डेटा दिए रहेंगे, तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि बिजनेस के पास क्या क्या कलेक्शन आ सकता है, कहां कहां से कलेक्शन आ सकता है। तो कैश सेल्स का कलेक्शन आता है, डेटर्स के पास से कलेक्शन आता है, जो उधार में बिकता है हमारा उसका, कोई एसेट्स बेच दिए तो पैसा आ गया, शेयर्स अगर इशू किया है, कंपनी का सम्स है तो शेयर इशू भी दे सकता है, और डिवेंचर इशू हुआ है तो वहां से पैसा आएगा, कोई अदर इनकम या ऑपरेटिंग इनकम हुआ है तो वहां से पैसा आएगा। ये सारे कलेक्शन हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसको नाम दे देंगे टोटल ए। ठीक है, मतलब ये हम लोगों का टोटल कलेक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग कलेक्शन को ऐड करने के बाद उसके नीचे लिखेंगे लेस पेमेंट। ठीक है, लेस कर रहे हैं हम लोग इसमें से कैश पेमेंट, कहां कहां पे बिजनेस का पैसा जाता है
परचेज किया है कैश में तो पैसा जाएगा। उधार में खरीदा था क्रेडिटर से तो क्रेडिटर को बाद में देना होगा तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखेंगे। वेजेस पेड किए हैं तो पैसा जाएगा। एक्सपेंसेस के लिए पैसा जाएगा। कोई एसेट्स खरीदे हो तो पैसा जाएगा। आप अगर लोन वगैरह लिए हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है तो पैसा जाएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप शेयर्स या डिवेंचर को रिडीम करते हो, कंपनी अगर शेयर्स या डिवेंचर को रिडीम करती है तो भी उसके पास से पैसा जाता है। ठीक है, तो पैसा गया। अब ये सारा आइटम को हम लोग ऐड कर लेंगे और इसको हम लोग नाम दे देंगे टोटल बी। टोटल ए हमारा कलेक्शन था, टोटल बी हमारा पेमेंट है। अब हमारा बैलेंस निकल जाएगा कि अप्रैल में हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना बचा। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस में हमने लिख दिया ए माइनस बी। टोटल ए से टोटल बी घटा देंगे, हम लोगों को एक क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस मिला अप्रैल के एंड में वो हमारा मई का होगा ओपनिंग बैलेंस। समझ सकते हैं आप। इसी तरीके से मई का पूरा कलेक्शन ले लेंगे हम लोग और मई का कलेक्शन लेने के बाद मई का पेमेंट दिखा देंगे। मई का पेमेंट दिखाने के बाद मई का भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। टोटल ए माइनस टोटल बी करके जो क्लोजिंग बैलेंस मई का होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा जून का। फिर जून का भी सारा हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन ऐड कर देंगे। इसके बाद पेमेंट सारा दिखा देंगे और फिर टोटल ए में से हम लोग क्या करेंगे, टोटल बी पेमेंट माइनस करेंगे तो जून का हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट है। एक प्रश्न आया मान लो किसी एक स्टूडेंट के मन में, उसने कहा कि सर ये जो आप एक एक महीना करके दिखा रहे हैं, हम लोग तो तीनों महीने का एक साथ भी दिखा सकते हैं कि इतना इतना कैश सेल्स हुआ, इतना इतना कैश पेमेंट हुआ। बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप रिसीप्ट दिखाओगे तो तीनों महीने का एक साथ दिखा सकते हो हर आइटम को। जब आप पेमेंट दिखाओगे तो तीनों महीने का एक साथ दिखा सकते हो हर आइटम का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप टोटल कीजिएगा तो एक एक महीने का कीजिएगा, क्योंकि अगर आप टोटल एक एक महीने का नहीं करोगे तो आपको बैलेंस निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और क्या प्रॉब्लम आएगी सोच के देख लो। जैसे अभी इसका ओपनिंग बैलेंस निकालें, जब इसका टोटल करेंगे अप्रैल का टोटल ए, फिर उसमें से माइनस करेंगे टोटल बी, तब तो इसका क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। और अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो बैलेंस मई के ओपनिंग में नहीं जाएगा। और जब तक मई का ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा तब तक तुम इसको टोटल कैसे कर सकते हो, समझ रहे हैं। और सेम सिचुएशन में होगा कि जब तक मई का क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिलेगा उसको आप जून के ओपनिंग में कैसे लिखोगे। और जब तक जून का ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखोगे तब तक आप इसका भी टोटल नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि हम लोग तीनों एक साथ भी तो लिख सकते हैं, तीनों मंथ का बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसीप्ट वाला भी एक साथ लिख सकते हैं, पेमेंट वाला भी एक साथ लिख सकते हैं। लेकिन जब टोटल करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि टोटल करने के समय हम लोग सेपरेट मंथ का करेंगे। पहले ए का करेंगे, उसके बाद बी का करेंगे, उसके बाद सी का करेंगे। मतलब पहले फर्स्ट मंथ अप्रैल का, फिर मई का, फिर जून का। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग कैश बजट के बारे में ही एक बार फिर से 2 मिनट सोच लें। और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मन में कोई भी तरह का डाउट आए तो वो एक बार हमसे पूछ ले, मैं फिर से उस पॉइंट को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, हम लोग जब सम्स में जाएंगे तो सम्स में भी मैं छोटी छोटी बातें इसकी रिपीट करता चलूंगा सम्स के डिस्कशन करने के समय। ठीक है, ओके कंप्लीट। एक बार आप लोग देख लीजिए और जिसके मन में जो भी डाउट आए वो एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके।